गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है टीडीएस। मैंने टीडीएस के लिए आपको एक रेट चार्ट बना के दिया है, मैं इसी से आपका रिवीजन करने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मार्क्स का एग्ज़ाम में कवर होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 192, टीडीएस ऑन सैलरी। सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस सैलरी पे काटेगा कौन? एम्प्लॉयर काटेगा। किसका टीडीएस कटने वाला है? एम्प्लॉय का कटने वाला है। टीडीएस का कंसेप्ट क्या होता है? एक पेयर होता है जो अमाउंट पे करता है किसी को, एक होता है पेई जिसको अमाउंट रिसीव्ड होता है। जो अमाउंट पे करने वाला होता है यानी पेयर, वो टीडीएस काटता है। सर व्हाट इज टीडीएस? अब एग्जांपल समझना। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है जिसके अंदर 10% की लाइबिलिटी बनती है टीडीएस काटने की। एक बंदा 1 लाख रुपए उस बंदे को पे करता है, तो जो पेयर है जो पे कर रहा है वो 1 लाख में से 10,000 रुपये यानी 10% उसमें से रख लेगा और 90,000 आके पेमेंट कर देगा। और वो 10,000 का एक टीडीएस का चालान बना के गवर्नमेंट को पे कर देगा। और जो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब वो पेई है जिसका 1 लाख रुपया था उसको 90 मिला है, तो 10,000 रुपये उसको इनकम टैक्स क्रेडिट के रूप में 26 AS में दे देगा। आपको इतना नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेयर उस पेई का टीडीएस काटेगा। लाख में से 10,000 रुपये रख के 90,000 उसको पे कर देगा, 10,000 गवर्नमेंट को पे कर देगा इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। और गवर्नमेंट उस 10,000 का उस पेई को यानी कि जो इसको पेमेंट रिसीव होना था उसको एक क्रेडिट दे देगी एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, उसको बोलते हैं टीडीएस। और जो उसको मिल रहा है उसको बोलते हैं टीडीएस क्रेडिट। आपको इतना ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर काटेगा, एम्प्लॉय का टीडीएस कटेगा इन द सेक्शन नंबर 192। तो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में एम्प्लॉय टीडीएस काटेगा एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय की मान लो सैलरी है 1 लाख रुपये महीना और पूरे साल का मान तो 12 लाख रुपया, और 12 लाख पे फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उसका लाख रुपया टैक्स बनता है। तो लाख रुपये अगर उसने पूरे 12 महीने जॉब की है तो उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे। अगर उसका 12 लाख का सैलरी 6 महीने का तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे उस पर टैक्स निकाल के। जो टैक्स आएगा उसमें डिवाइड बाय जितने महीने उसने रेंडरिंग सर्विस उसने रेंडर करी है उतना हम डिवाइड करके पर मंथ का अमाउंट निकाल लेंगे। और पर मंथ इतना सैलरी में से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कम पे करेगा और वो अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अब चलिए आगे समझते हैं। सैलरी पे टीडीएस करता है स्लैब रेट से। तो स्लैब रेट से उस पर अपन टैक्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसका सैलरी है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख में अपन उसका टैक्स निकालेंगे। कितना निकलता है? फॉर एग्जांपल 1,20,000 उसका टैक्स निकलता है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 1,20,000 फर्स्ट महीने में टीडीएस काट के जमा नहीं कराएगा गवर्नमेंट को, वो इसको डिवाइड बाय 12 कर देगा। हर महीने 10,000 रुपये उसके सैलरी में से काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा इन फॉर्म ऑफ टीडीएस। ये होता है सैलरी पे टीडीएस। तो 15 लाख पे सिर्फ मान लो जी किसी की सैलरी ही 5 लाख रुपए, तो उस पर टीडीएस बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि अपन स्लैब रेट से निकाल रहे हैं। तो स्लैब से फिर अपन निकालेंगे 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% निकालेंगे, फिर 87A का रिबेट मिल जाएगा। या फिर न्यू स्लैब से जाते हैं तो 7 लाख तक 87 का रिबेट मिलता है, तो उस पर टैक्स बनेगा ही नहीं, तो फिर उसका टीडीएस कटने की बात ही नहीं आती। अब सर वो एम्प्लॉई है, मान लो कहीं और से भी इनकम कमा रहा है, मान लीजिए उसका एक घर है जहाँ से वो रेंटल इनकम कमा रहा है, तो टीडीएस में उसको तो कंसिडर करेगा नहीं एम्प्लॉयर। तो एट अ टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो उसको तो टीडीएस का जो सैलरी पे टीडीएस टैक्स कटना चाहिए था उसका तो उसको रिबेट मिल जाएगा, पर रेंट पे उसने टैक्स भरा नहीं है, उसको अब एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा या फिर उसको अलग से शो करना पड़ेगा। वो चाहे तो अलग से शो कर सकता है, तो चाहे तो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर को बता सकता है कि भाई मैं यहाँ से रेंट भी कमाता हूँ, तो एक काम करो इसको भी मेरा इंक्लूड कर लो अपने अमाउंट में। अब जो अमाउंट आता है उस पर टैक्स निकालो और उसके हिसाब से मेरा टीडीएस काट दो। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, जिसकी उसको 15 लाख सैलरी दी, वो 3 लाख रुपये रेंट भी कमाता है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, अब उसकी सैलरी 18 लाख मानेगा, यानी कि उसकी इनकम 18 लाख मानेगा, इस पर टैक्स निकालेगा और इस पर जो टैक्स आएगा उसको डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ उतना टीडीएस काटता जाएगा। मतलब उसकी वो दूसरी इनकम भी को भी क्या करेगा, कंसिडर कर लेगा टीडीएस काटते टाइम, पर एम्प्लॉय को उसकी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर कंसिडर ऑल इनकम्स एंड डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉय बट नॉट कंसिडर एनी लॉस। पर एम्प्लॉय अगर बोले कि मैं एक बिजनेस भी करता हूँ उसमें मेरे को 3 लाख का लॉस हो रहा है, लॉस को एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन या इंटरेस्ट का जो मिल रहा है उसको डिडक्शन, उसकी वजह से कुछ लॉस आ रहा है तो उसको कंसिडर कर लेगा एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी 15 लाख सैलरी है, एम्प्लॉय ने बोला कि मेरे 1 लाख रुपये हाउस प्रॉपर्टी एड में लॉस हो रहा है, तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर कर लेगा और 14 लाख पे टीडीएस काटना शुरू कर देगा। 14 लाख पे टैक्स निकालेगा, टैक्स डिवाइड बाय 12, या फिर जितने मैंने उसने सर्विस रेंडर करी है उतना उसका पर मंथ उतना टीडीएस काट लेगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं 192A, पीपीएफ बैलेंस पे जो टीडीएस करता है। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के पीपीएफ में डालता जाता है।
कि जब आप जॉब छोड़ोगे या फिर आपका पूरा सर्विस खत्म होगा, पीरियड खत्म होगा, तब आपको इतना अमाउंट एक्यूमुलेट होकर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने जॉब छोड़ी और आपने कहा मेरे को पीपीएफ का बैलेंस विड्रॉ करना है। जब आप विड्रॉ करोगे और अगर वो आपके हाथ में टैक्सेबल है विड्रॉल अमाउंट, तो आप पे टीडीएस की लाइबिलिटी आती है, जो आपको पे करेगा वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर तो पे करेगा नहीं, एम्प्लॉयर ने जहाँ जमा करवाया है वो पे करेगा। तो वो क्या करेगा, आपका 10% टीडीएस काटेगा अगर वो एक्यूमुलेट हुआ अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है। 50,000 से कम है तो नहीं काटेगा, 50,000 है तो काटेगा, 50,000 है तो भी काटेगा, 50,000 से ऊपर तो भी काटेगा, 50,000 से कम है तो नहीं काटेगा। 10% की रेट से आपका टीडीएस कटने वाला है। सर एक बात बताओ ना, आपने कहा ना जब अगर विड्रॉल टैक्सेबल हुआ तभी कटेगा, वो टैक्सेबल कब होता है? फॉर एग्जाम्पल कहीं आपने 5 साल से कम की सर्विस दी है, मान आपने 4 साल जॉब की और फिर निकले और आपने पीपीएफ का अमाउंट क्या किया, विड्रॉल कर लिया, और वो 2 लाख रुपये था, तो आपने 5 साल से कम सर्विस किया तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 5 साल से ज़्यादा आपने सर्विस कहीं दिया है तो अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला, उस पर टीडीएस की लाइबिलिटी ही नहीं आएगी। ओके, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्या होता है? डिबेंचर वगैरह पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर ये आप पे करता है, कौन पे करेगा? एनी पर्सन पे कर सकता है। एक रेजिडेंट पर्सन को अगर पे करता है ये, तो उसका 10% का टीडीएस को काटना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू इंडिविजुअल एचयूएफ, तो 5,000 तक अगर इंटरेस्ट है तो उस पर कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर पे करें तो पूरे अमाउंट पे, अगर मान लीजिए आप 6,000 का इंटरेस्ट पे करते हैं पूरे साल में, तो 6,000 पूरे पे आपको 10% यानी 600 रुपये टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो आपकी 10,000 की लिमिट चेक की जाएगी। आंसर इज नो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो आपको कोई लिमिट नहीं है, आपको पूरे अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब 10,000 की लिमिट कहाँ आती है? अगर आप किसी को भी पे करते हो टीडीएस किसी को भी इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो 8% या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स पे, किसी को भी इंटरेस्ट पे करते हो, आप 10,000 की लिमिट चेक करोगे, और अगर 10,000 से ज़्यादा का उसको इंटरेस्ट इन बॉन्ड्स पे किया है, इन बॉन्ड्स पे कौन से 8% और 7.75% बॉन्ड्स पे अगर सेविंग बॉन्ड्स पे अगर इंटरेस्ट पे किया है, तो उस पर आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। मैं आपके लिए वापस बोल देता हूँ इसमें, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेयर कौन होगा? एनी पर्सन पे ही होगा, रेजिडेंट पर्सन। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हो और अगर इंटरेस्ट साल में 5,000 से ज़्यादा है तो आपको 10% रेट से टीडीएस काटना है। अगर आप 8% या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स पे अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो और वो इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है पूरे साल में, तो आपको 10% रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप इंटरेस्ट किसको पे करते हो? एलआईसी को पे करते हो, जीआईसी को पे करते हो, यानी इंश्योरर को पे करते हो। इंटरेस्ट ऑन डीमेट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको अगर पे करते हो तो उस पर आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात करते हैं टीडीएस ऑन डिविडेंड। टीडीएस ऑन डिविडेंड सेक्शन 194 डोमेस्टिक कंपनी पे करती है, रेजिडेंट पर्सन को पे किया जाता है डिविडेंड का। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी? जब वो डिविडेंड पे कर रही होगी रेजिडेंट पर्सन को, तो उसमें से वो टीडीएस काट लेगी 10%। अगर वो डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरे साल में देखेंगे ना। अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो और आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो और वो डिविडेंड पूरे साल में 5,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? उसका 10% टीडीएस काट लोगे। अब मेरी बात समझना, 5,000 से ज़्यादा लिमिट किसके लिए? ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। अप टू 5,000 की लिमिट किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, और जिसको आप अदर देन कैश पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ये 5,000 केस में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 5,000 की लिमिट भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप केस में पेमेंट कर रहे हैं तो 5,000 की लिमिट भी नहीं है, आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। अगर आप अदर देन कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 5,000 तक की लिमिट, अगर 5,000 तक का डिविडेंड देता है अगर आप इंडिविजुअल को, तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीडीएस नहीं काटना है। नो टीडीएस ऑन डिविडेंड पेड टू एलआईसी, जीआईसी, इंश्योरर और बिजनेस ट्रस्ट। अगर एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड देती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। चलिए आगे बात करते हैं इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब नॉर्मल इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो अनसिक्योर्ड लोन वगैरह पे किया जाता है। उसमें अगर आपने किसी रिश्तेदार से लोन लिया या फिर किसी बैंक वगैरह कहीं से भी आपने लोन लिया है, उसको अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस की लायबिलिटी आता है। कितना आएगा? 10%। एनी पर्सन पे करता है। पहले पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। सर ये प्रोफेसर कौन है? मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, प्रोफेसर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। इंडिविजुअल एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ, ध्यान रखना, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। अगर वो प्रोफेशन में है तो उसका प्रोफेशन का रिसिप्ट 50 लाख से कम है। इंडिविजुअल एचयूएफ
जिसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। अगर प्रोफेशन में तो प्रोफेशन का रिसिप्ट 50 लाख से कम है। उनको छोड़कर अगर कोई और अदर पेयर है, इनको छोड़कर कोई दूसरा पेयर है, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, और किसको पे कर रहे हैं? रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हैं। 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। कितने से कटेगा? 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। कितने से ऊपर होने पे? 5,000 से ऊपर होने पे इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने रिलेटिव से लोन लिया और आप एक बड़े बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर है 50 करोड़ रुपया। आपने वहाँ से 5 लाख उधार लिया और उसको आप 10% की रेट से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी कि 50,000 आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। क्या ये 5,000 से ज़्यादा? आंसर इज यस। तो इस पर 10% टीडीएस कटेगा, यानी कि 5,000 रुपये टीडीएस कट जाएगा। और ये आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने रिलेटिव को 45,000 पे करेंगे और 5,000 का चालान टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को भर देंगे और उसका गवर्नमेंट उसको क्रेडिट दे देगी आपके रिलेटिव को। अब ध्यान रखना, अगर बैंक्स इंटरेस्ट पे करती है, बैंक इंटरेस्ट पे कर दिया, यानी अपन अपना पैसा बैंक के पास पड़ा है बहुत ज़्यादा, सेविंग बैंक हो सकती है, एफडी वगैरह पड़ा हो अपने बैंक के पास, तो बैंक अपन को इंटरेस्ट पे कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक पे कर रही है, पोस्ट ऑफिस पे कर रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट पे अपन को इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो उसके केस में लिमिट है 40,000। बैंक को 40,000 तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपये। तो अगर 50,000 हुआ तो उसको पूरे 50,000 पे 10% टीडीएस काटना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट हो जाती है 50,000। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपने लॉटरी से पैसा कमाया, किसी कंपनी ने, किसी फर्म ने या किसी इंडिविजुअल ने लॉटरी इशू करी, आपने लॉटरी खरीदी और आप लॉटरी जीत गए, तो एनी पर्सन आपको पेमेंट कर सकता है। वो चाहे कंपनी हो सकती है लॉटरी इशू करने वाली, या फिर फर्म हो सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल बंदा हो सकता है जिसने लॉटरी इशू करी है और आपने लॉटरी खरीदी, आप जीत गए, आप एनी पर्सन हो। एनी पर्सन पे करता है, एनी पर्सन को पे करता है। अब जितना आपको अमाउंट मिलेगा, अगर वो अमाउंट विनिंग का 10,000 से ज़्यादा है, विनिंग का अमाउंट अगर 10,000 से ज़्यादा है, तो पूरे अमाउंट पे 30% वो जो पेयर है वो टीडीएस काटेगा। पूरे अमाउंट पे 30% पेयर टीडीएस काटेगा। ओके, अगली बात करते हैं विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। घोड़ों पे आपने पैसा लगाया और आप जीत गए। एनी पर्सन पेयर हो सकता है, एनी पर्सन पे रिसीवर हो सकता है, और अगर विनिंग का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो उस पर 30% टीडीएस कटने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला, कौन कौन सा गेम खेल लिया? मान लीजिए आपने MPL खेल लिया, विंजो खेल लिया आपने, या आपने गेम खेला और वहाँ पे आप जीत गए, तो आपको पे कौन करेगा? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आपको पेयर होंगे, तो आपको पे करेंगे। एनी यूज़र जो भी खेल रहा है, जिसने अमाउंट जीता है, वो उस पर टीडीएस कितना करेगा? 30% ऑफ नेट विनिंग्स। नेट विनिंग्स क्या होता है सर? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। नेट विनिंग क्या होता है? आपने कितना पैसा उसमें डाला और आपने वहाँ पे कितना जीता, उसके बीच का डिफरेंस। समझ लो, जैसे कि आपने 1,500 डाला और 5,000 जीत गए, तो आपका 3,500 रुपये नेट विनिंग्स होगा। उसका फॉर्मूला आगे देखेंगे अपन नेट विनिंग्स का, पर मोटा मोटा ये नेट विनिंग्स होता है। चलिए, अब टीडीएस कब कटेगा? लिमिट क्या है? अगर आप पर मंथ 100 रुपये से अगर कम का विड्रॉल करते हो तो आप पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा विड्रॉल कर लेते हो तो आप पे टीडीएस की लाइबिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने 6 महीने 100 रुपये से कम विड्रॉ किया, 7वें महीने 200 रुपये विड्रॉ कर लिया मैंने, तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। ध्यान रखना, पूरे अमाउंट पे टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी। स्टार्टिंग से पूरा अमाउंट जोड़ेंगे और वो जो आपने 150 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, उसी में से पूरे 6 महीनों का साथ में जोड़ के एक टीडीएस काटा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो लास्ट में आपने 100 रुपये से कम किया उन पर टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी नहीं, और एक महीने आपने 100 से ज़्यादा कर दिया तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाएगी। अभी भी एग्जाम्पल लूँगा, आप उससे सब समझ जाओगे। चलिए, कैसे कंप्यूट करेंगे नेट विनिंग्स को? मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम विड्रॉ करते हो, आपने कभी इस ऐप से विड्रॉ नहीं किया, फर्स्ट टाइम विड्रॉ कर रहे हो इन फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि आपने 1 अप्रैल से लेके अभी फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया आपने 10 अप्रैल को, या फिर 1 जून को, 5 जून को, जब भी आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया, फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया आपने। अब मेरी बात समझना, इसका फॉर्मूला होता है A माइनस B प्लस C। ए क्या होता है? कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस विड्रॉल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल से आपने जितना पहला विड्रॉ किया वो भी साथ में जोड़ लेंगे। अभी कुछ किया नहीं, फर्स्ट टाइम विड्रॉ है तो आपने कितना विड्रॉ किया है, माइनस बी का मतलब था नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, यानी कि ये क्या होता है सर? वो पैसा जो आपने फर्स्ट टाइम में इसमें ऐप में डाला था, फर्स्ट टाइम ऐप में डाला था, वो टैक्सेबल कैसे हो सकता है? आपने उसमें इनकम टैक्स भर के फिर आपने पैसा डाला होगा, आपका 1 नंबर का पैसा है वो, तो उस पर टैक्स वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो आपका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से इस ऐप में, तो होता है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। सी क्या होता है? मान लीजिए कुछ ऐसा पैसा था जो 1 अप्रैल को पड़ा था आपके इस ऐप में, तो उस पर आप टैक्स पहले ही भर चुके हो, उस पर टीडीएस पहले ही कट चुका है, तो उस पर अभी कटेगा नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस को भी इसमें से हटा देंगे। अब चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपये इस ऐप से विड्रॉ किए हैं, ये हो गया आपका ए माइनस। अब बी क्या होता है, जो आपने पैसा इस साल में डाला है। फॉर एग्जांपल आपने इस साल में 1,500 रुपये इसमें डिपॉजिट और डाला है ऐप में, तो उसको यहाँ डाल देंगे। और 1 अप्रैल को इस ऐप में आपका 500 रुपये पड़ा था पहले से ही, तो ये इस पर पहले ही आप टीडीएस कटवा चुके हो लास्ट ईयर में, क्योंकि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो पैसा है जो आपने अभी ऐप में डाला है, इसका मतलब आप इसमें इनकम टैक्स की लायबिलिटी पूरी करके आ चुके हो। अगर आप पे टैक्स बनता है तो आप उसने भर दिया होगा, नहीं बनता तो आप बेसिक एग्जाम्पन से आपका इनकम नीचे होगा, तो आपने नहीं भरा होगा। तो अब बचा कितना नेट विनिंग्स, आपने 3,000 रुपये कमाए हैं, अभी तक आपने 3,000 रुपये कमाए, इस पर आपका 30% टीडीएस कट जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आपने 1 जून को तो ये विड्रॉ किया है, आपने 1 नवंबर को और विड्रॉ लगाया, एक वो लगाया आपने 10,000 रुपये का, 10,000 का आपने विड्रॉ लगाया, यानी कि ए हो गया 10,000 रुपये, नहीं ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया प्लस प्रीवियस विड्रॉल कितना किया था आपने 5,000 रुपये, तो ये भी जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 15,000 रुपये आपका अभी तक आपने विड्रॉल किया है। सेकंड विड्रॉल है, सेकंड विड्रॉल का फॉर्मूला देखो आपके लिखा है, सब्सिक्वेंट विड्रॉल का ए का क्या मतलब था, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम यूजर अकाउंट इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस विड्रॉल, जो आपने 5,000 पहले भी लगाया था उसको भी ऐड कर देंगे, माइनस बी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो चेंज होगा नहीं, जो साल के शुरू में था वही रहेगा, नहीं सॉरी बी का मतलब होता है इस साल में आपने कितना डिपॉजिट किया है। फॉर एग्जांपल आपने 1,500 तो उस समय डिपॉजिट किया था, 1,000 रुपये आपने बाद में और डिपॉजिट कर दिया, आपने पूरा डिपॉजिट आपको गया 2,500 रुपये का। अब प्लस सी, ओपनिंग बैलेंस तो चेंज होना नहीं है, 500 रुपये वो को वो आने वाले हैं, प्लस ई क्या होता है नेट विनिंग्स, जो पहले उस पर टैक्स लग चुका है, जो अर्लियर आपने विड्रॉ किया था उसकी नेट विनिंग्स कितनी थी 3,000 रुपये, इस पर टीडीएस काट चुके हो, इसको भी हटा दो यहाँ से, इसमें से हटाएंगे ना 3,000 को। अब जो बचा उस पर अपना टीडीएस काट लो, कितना बचा 3 3 6 और बचा 9,000 रुपये, इस पर अपना टीडीएस अभी कट जाएगा 30% से, यानी कि 2,700 रुपये टीडीएस अभी कट जाएगा, और इसमें पहले 900 रुपये अपना टीडीएस कट चुका है। अब ईयर एंड आता है, अब 31 मार्च आता है, अब 31 मैंने कहा ना यहाँ से आपने ओपनिंग हटाया था, सर बोलेंगे सर आपने विड्रॉ किया ही नहीं होगा क्या पता, फिर अपना ओपनिंग पे छोड़ा क्यों, उस पर भी काट लेते। देखो 31 मार्च को ये कहते हैं कि आपने चाहे विड्रॉ किया हो या ना किया हो, अब जो बैलेंस बनता है उस पर हम टीडीएस काट के फ्री करते हैं, अब जो बैलेंस बनता है उस पर हम टीडीएस काट के आपको फ्री करते हैं। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एट द ईयर एंड आपने पूरे साल में कितना विड्रॉ लगाया है, 15,000 रुपये, अभी तक 15,000 विड्रॉ लगाया आपने पूरे साल में, ये लो 15,000 रुपये, प्लस डी क्या बोल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा है यूजर अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आपका 31 मार्च को बैलेंस पड़ा है 500 रुपये या 1,000 रुपये आपका बैलेंस पड़ा है, ये 1,000 रुपये अपने जोड़ दिए, ठीक है, इतना तो अपने विड्रॉ किया है, 1,000 रुपये और पड़ा है, इसका मतलब अपने पास 16,000 रुपये टोटल, माइनस वही इस साल में आपने डिपॉजिट कितना किया है 2,500, चलो 2,500 रुपये आपने डिपॉजिट किया है, प्लस ओपनिंग का 500 सेम रहेगा, प्लस ये बोलता है कि जो आपने अभी तक जो आपका नेट विनिंग था इस पर टीडीएस कट चुका है, कितना था, एक तो 3,000 ये था और एक 9,000 ये था, यानी कि 12,000 रुपये। अब कितना बचा 12 और 3 15, 15 में से 15 गए 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये पर आपका अभी टीडीएस लाइबिलिटी आ जाएगा, खत्म। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है उस पर टीडीएस की लाइबिलिटी आपके पास आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये और डाल दिए उसमें, या 2,000 रुपये और डाल दिए इसमें, तो माइनस में आ जाएंगे 1,000 रुपये, तो माइनस को इग्नोर करो, आपकी टीडीएस की लायबिलिटी आएगी नहीं, खत्म। आई होप आपको ये सेक्शन समझा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था बट आई होप आपको समझा होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 194C, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन होता है, जिसका बिजनेस का रिसिप्ट 1 लाख से कम, 1 करोड़ से कम है पूरे साल में, और अगर प्रोफेशन में है तो उसका बिजनेस का रिसिप्ट उसका अगर प्रोफेशन में उसका रिसिप्ट 50 लाख से कम होगा। पेई कौन होगा, एनी रेजिडेंट पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस किस रेट से कटेगा, अगर जो पेई है जिसको पैसा मिल रहा है यानी कि रेजिडेंट पर्सन, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% के रेट से अपन टीडीएस काटेंगे। अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ छोटे अगर कुछ भी है, कंपनी या फर्म में कुछ भी है, तो इसका 2% के रेट से टीडीएस कटने वाला है। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% के रेट से टीडीएस कटने वाला है। अब टीडीएस तो कटेगा, सर लिमिट क्या है,
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 तक है तो टी काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30,000 से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको टी काटना पड़ेगा। और अगर पूरे साल में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपये, अगर पूरे साल में अगर 1 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो 15-15 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसने पूरे साल में 15 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो 2,25,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 30,000 से ऊपर नहीं है तो इस पर टी की लाइबिलिटी नहीं बनती है। पर अगर पूरे एग्रीगेट की बात करें तो ये 1 लाख से ऊपर है। तो अपन को दोनों चीज़ चेक करनी है, क्या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ऊपर है, आंसर इज नो। क्या एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ऊपर है, आंसर इज यस, तो टी कट जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कोई होता है जो 5-5 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरे साल में 15 कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टोटल हुआ 75,000। क्या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ऊपर है, आंसर इज नो। क्या एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ऊपर है, आंसर इज नो। तो क्या होगा, इस पर टी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, इस पर टी की लाइबिलिटी बन जाएगी। आई होप आपको समझा। चलिए अब मेरी बात समझना, टी नहीं कटेगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पर्सनल नेचर का, इंडिविजुअल अचीव के केस में। कोई इंडिविजुअल अचीव के केस में अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने अपना घर शिफ्ट कर रहा था, इंडिविजुअल का इसका बिजनेस है, वो अपना घर शिफ्ट कर रहा था, उसने टैक्सी की सर्विस ली है, वो पर्सनल नेचर की सर्विस है, उसका अगर उसने भाड़ा दिया 50,000 रुपये तो उस पर टी नहीं काटना उसको बिजनेस में, क्योंकि उसका पर्सनल नेचर की कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में आप माल लोड करने के लिए आपने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जब भी हम बोलेंगे यहाँ से वहाँ माल पहुँचाना है तो आप हमारा माल यहाँ से वहाँ पहुँचाओगे। तो आपने एक ट्रांसपोर्टर को बोला कि भैया हमारा माल वहाँ पहुँचा दे, उसको आपने पेमेंट किया 50,000 का, तो आपने कहा भाई मैं आपका टी काटूंगा 1%। पर वो ट्रांसपोर्टर बोलता है कि भाई मेरा 10 व्हीकल से ऊपर व्हीकल नहीं, मेरे पास 4 व्हीकल हैं, तो क्यों टी काट रहे हो मेरा यार, मैं टैक्स बनेगा ही नहीं मेरे कभी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जिस ट्रांसपोर्टर के पास 10 से कम व्हीकल है और वो डिक्लेरेशन लिख के देता है कि भाई मेरे से पास 10 से कम व्हीकल है, आप मेरा टी मत काटो, तो आप उनका टी नहीं काटोगे। उसने अगर देखो, अगर ट्रांसपोर्टर नॉट हैविंग मोर देन 10 व्हीकल्स एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में कभी भी उसका 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास 10 व्हीकल थे, उसने एक और खरीदा, 11 हो गए और 31 मार्च से उसने वापस एक बेच दिया, तो उसका वो 10 से कम नहीं माने जाएंगे। एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसके पास कभी भी 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, और वो डिक्लेरेशन लिख के देता है कि भाई मेरे पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है और आप मेरा टी मत काटो, और अपना पेन भी साथ में लगाता है, एक फोटोकॉपी पेन का भी लगाता है, तो आपको उसका टी काटने की जरूरत नहीं है। 194 से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में टी करता है, पेयर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट होता है, अगर रेजिडेंट पर्सन इंडिविजुअल अचीव है तो 1% कटेगा, अगर अदर देन इंडिविजुअल अचीव है तो 2% क्रेडिट से टी कटेगा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 से कम है तो टी नहीं कटेगा। एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 लाख से कम है तो नहीं कटेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है तो सिंगल 30 से कम है और एग्रीगेट होकर साल में 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उसका टी काट लिया जाएगा। ओके, टी नहीं कटेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, इन केस ऑफ ओनली इंडिविजुअल अचीव। सेकंड, अगर कोई ट्रांसपोर्टर के पास 10 से कम व्हीकल है तो उसका भी अपन टी नहीं काटेंगे। ओके। 194D इंश्योरेंस कमीशन पे टी करता है। सेक्शन 194D, एनी पर्सन, पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, पे कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को, यानी कि रेजिडेंट एजेंट को पे करती है इंश्योरेंस का कमीशन, रेजिडेंट पर्सन यानी एजेंट होगा, ये एनी पर्सन का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी। कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को पे करती है कमीशन का, तो अगर वो एजेंट कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% ग्रेड से उसका टी काटेगी। अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो उसका 5% ग्रेड से टी कटने वाला है अंडर सेक्शन 194D। मेरी बात समझना, इंश्योरेंस कमीशन पे करती है, कौन किसको पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है एक एजेंट को। अगर एजेंट कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% ग्रेड से टी काटेगी इंश्योरेंस कंपनी उसका। अगर वो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो 5% ग्रेड से उसका टी कटने वाला है। अगर इंश्योरेंस कमीशन 15,000 से ज़्यादा हुआ तो, अगर 15,000 तक है तो कोई टी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगर उसका कमीशन पूरे साल में 15,000 से ज़्यादा है तो उस पर 10% या 5% की टी की लाइबिलिटी बनने वाली है। ओके, अगली बात करते हैं LIC की मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है 194DA, सेक्शन 194DA। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी अब मैच्योरिटी पे क्या करती है, LIC का पैसा रेजिडेंट पर्सन को पे करती है। तो उसके केस में अगर वो मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, अगर 1 लाख रुपए से मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा है तो वो LIC कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 5% का टी काट के किससे काटेगी, जो मैच्योरिटी अमाउंट है माइनस जो प्रीमियम का अमाउंट है।
फॉर एग्जांपल उसको 10 लाख रुपए मिल रहा है मैच्योरिटी पे, मैंने उसने 4 लाख रुपये प्रीमियम में भर दिया है, तो उसका 6 लाख रुपये है। ये 6 लाख क्या 1 लाख से ज़्यादा? आंसर इज यस। तो इस पर 5% का TDS कटेगा। और अगर ये मैच्योरिटी 1 अक्टूबर 2024 के बाद होती है, 1 अक्टूबर 2024 के बाद होती है, तो इस पर 2% रेट से TDS कटेगा। 1 अक्टूबर से रेट्स चेंज हो गई है। अगर वो मैच्योरिटी 1 अक्टूबर से पहले होती है तो 5% काटेगी कंपनी, 1 अक्टूबर के बाद होती है तो 2% रेट से TDS इस पर कटने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 1 लाख लिमिट कहाँ से आई सर? 1 लाख आते हैं मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड। अगर उनका डिफरेंस अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो TDS कटेगा, अगर डिफरेंस 1 लाख से कम है तो TDS नहीं कटेगा। TDS किस रेट से कटेगा? 5%। अगर 1 अक्टूबर से पहले है तो, और 1 अक्टूबर के बाद है तो 2% की रेट से TDS पे कटने वाला है। अब अपन 194E अपन पेमेंट करते हैं टू ए नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर को। किसी नॉन रेजिडेंट को अपन पेमेंट कर रहे हैं, किसी नॉन रेजिडेंट को अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं, पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन या स्पोर्ट एसोसिएशन या एंटरटेनर, उसको अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका फ्लैट 20% का TDS कटता है इसमें। अंडर सेक्शन 194E में 20% का TDS अपन काटेंगे, कोई लिमिट नहीं है। क्या अगर गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो ना तो सीधा 20% काट लो। और ध्यान रखना 20% में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना मत भूलना, क्योंकि ये अपने यहाँ पे रिटर्न नहीं भरेगा। ये बंदा गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे रिटर्न नहीं भरेगा, इसे जो भी लेना है अभी लेना है, तो इससे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अभी ले लो और ये 20% का TDS भी अभी ले लो। 20.8% का TDS काट के इसको आप पेमेंट कर दो। ओके, आई होप आपको समझा। आगे बात करते हैं कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। कोई कंपनी लॉटरी के टिकट्स बेचती है तो कंपनी खुद तो बेचेगी नहीं, उसने एजेंट हायर कर रखे हैं बेचने के लिए। उन एजेंट को कंपनी क्या करते हैं, कमीशन देती है। तो उस कमीशन पे क्या TDS बनता है? देखो, अगर वो कमीशन 15,000 से ज़्यादा है पूरे साल में तो उस कमीशन पे 5% की रेट से TDS कटेगा। अगर वो कमीशन पेमेंट कर रही हैं 1 अक्टूबर 2024 से पहले, मतलब वो क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर अर्लियर 1 अक्टूबर 2024 से पहले हो रहा है तो 5%, उसके बाद हो रहा है तो 2% की रेट से उस पर TDS कटेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं 194H कमीशन ऑन ब्रोकरेज। कोई भी बंदा किसी को कमीशन दे रहा है, कोई भी बंदा अपने ब्रोकर को कमीशन दे रहा है, किसी को भी कमीशन दे रहा है अदर देन अबाउट सेक्शंस, इन सेक्शन को छोड़कर कहीं और कमीशन कुछ भी कमीशन दे रहा है तो 194H में उसका TDS कटेगा। कमीशन ब्रोकरेज कुछ भी दे रहा है उसका 194H में उसका TDS कटेगा। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन होता है? जिसका बिजनेस का रिसिप्ट 1 करोड़ से कम है। प्रोफेशन के केस में उसका 50 लाख से कम रिसिप्ट है पूरे साल में। तो इनको छोड़ के अगर कोई पेमेंट करता है किसी रेजिडेंट पर्सन को कमीशन या ब्रोकरेज का, तो उसको 5% रेट से TDS काटेगा। अगर पूरे साल का कमीशन 15,000 से ज़्यादा है तो, पूरे साल का कमीशन अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उस पर 5% रेट से उस पर TDS कटने वाला है। अगर 1 अक्टूबर से बाद पेमेंट किया है, 1 अक्टूबर के बाद पेमेंट या क्रेडिट किया है पार्टी को, तो उस पर 2% की रेट से TDS कटने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 194I की बात करते हैं, TDS ऑन रेंट। रेंट के केस में TDS क्या होगा? पे कौन करेगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन होता है? मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी बातों दिमाग में ये बातें घूमती रहे। प्रोफेसर होता है पर्सन हु कैरिड बिजनेस हैविंग टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, हैविंग टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेसर को छोड़ के कोई अदर बंदा पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है? रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है, और जो वो रेंट पे कर रहा है वो 2,40,000 से ज़्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर। उस प्रॉपर्टी का जो रेंट पे कर रहा है वो 2,40,000 से कम है फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉपर्टी या प्लांट एंड मशीनरी जिसका भी वो रेंट पे कर रहा है वो 2,40,000 से कम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और ये लिमिट चेक करेंगे अपन पर्सन वाइज, नॉट प्रॉपर्टी वाइज। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है जो रमेश और सुरेश दोनों के नाम पे है, वहाँ पे एक किराएदार रहने के लिए आता है और रमेश और सुरेश उसको बोलते हैं कि भाई तू रहने तो आया, अच्छी बात है, एक काम करना, जो भी रेंट आए ना तो आधा रमेश को पे करना और आधा मेरे को पे करना। फॉर एग्जाम्पल, रेंट आया 30,000 रुपये, 30,000 रुपये रेंट आया और वो 12 महीने के लिए रहेगा, तो टोटल रेंट कितना दिया उसने? 3,60,000 रुपये। पर उसने क्या किया? 1,80,000 तो पे किया रमेश को और 1,80,000 उसने पे किया है सुरेश को। तो अगर एग्रीगेट की बात करें तो 240 से ऊपर हो चुका है। पर अपन ये बात करेंगे पर्सन वाइज, एक पर्सन को कितना दिया? क्या 240 से ज़्यादा दिया? आंसर इज नो, तो TDS नहीं कटेगा, TDS नहीं कटेगा।
अब सर आप बोलेंगे उसने घर किराए पे लिया है तो उसका बिजनेस सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर थोड़ी है, वो प्रोफेसर हो सकता है। हाँ प्रोफेसर हो सकता है, मान लिया यहाँ मैं ये मान रहा हूँ जिसने घर किराए पे लिया है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए वो घर किराए पे लिया, उस वहाँ पे अपना गोदाम बनाने वाला है, तो उसने रेंट पे किया उसको, वो किसने घर पे किया, उसने उसको गोदाम बना दिया, यानी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उसने यूज़ किया है और उसने रेंट दिया 3,60,000 रुपये पूरे साल में। तो रमेश को दिया 1,80,000 रुपये और सुरेश को दिया 1,80,000 रुपये। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर्सन की तो उसने किसी को भी 2,40,000 से ऊपर नहीं दिया है, तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब मेरी बात समझना, अगर वो रेंट पे करता है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, अगर रेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे करता है तो 2% टीडीएस कटेगा। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी यानी बिल्डिंग के लिए पे करता है, लैंड के लिए पे करता है, फर्नीचर के लिए वो रेंट पे करता है, तो उसके केस में उसको 10% की रेट से टीडीएस काटना रहेगा। ओके, टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो पे करते हैं किसके लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए पे करते हैं, या फिर एक लमसम प्रीमियम पे करते हैं, या फिर कोई रिफंडेबल डिपॉजिट पे करते हैं, रिफंडेबल डिपॉजिट पे करते हैं, या फिर पैसेंजर सर्विस फीस पे करते हैं। एयरपोर्ट वगैरह पता ना पैसेंजर सर्विस फीस, अगर वो उनका पेमेंट होता है तो वो एक तरीके से रेंट नहीं है, तो उनके केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अब मेरी बात समझना, रेंट पेड टू ए टू कॉर्नर्स, जो अपने एग्जाम्पल लेते हैं ना रमेश सुरेश, टू ए सिंगल प्रॉपर्टी लिमिट फॉर सिंगल कॉर्नर विल बी चेक, जो अपने चेक की 1,80,000 1,80,000 टोटल 360 था, पर अपने 1,80,21 के हिसाब से उसको चेक किया था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके चलिए 194 IA की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है, तो जो खरीदने वाला है एनी पर्सन हो सकता है, जो बेचने वाला है वो रेजिडेंट पर्सन है। खरीदने वाला एनी पर्सन और बेचने वाला है रेजिडेंट पर्सन। जो खरीदने वाला है जो क्या करेगा, पेमेंट करेगा उसको भी, जो बेच रहा है उसको प्रॉपर्टी का, जो वो पेमेंट करेगा ना, अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो वो उसमें से 1% का टीडीएस काट लेगा। जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो पेमेंट करेगा सेलर को, तो वो जब वो पेमेंट करे उससे पहले वो देख लेगा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो 50 लाख में से जो ज़्यादा है 60 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 60 लाख का 1% यानी कि 60,000 रुपये वो टीडीएस काट लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। देखो एनी पर्सन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है, किसका पेमेंट करता है, एक प्रॉपर्टी का पेमेंट करता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो क्या करेगा, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो उसका 1% टीडीएस काट लेगा। सर प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेल कंसिडरेशन, मान लो कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे को 40 लाख में बेच रहा हूँ प्लॉट और उसकी एसडीवी थी 60 लाख रुपए, तो एसडीवी और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर यानी 60 लाख रुपए, विच एवर इज हायर उसका 1% टीडीएस कट जाएगा। अब ध्यान रखना टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप जो प्रॉपर्टी बेच खरीद रहे हो वो है एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन हुई तो कटेगा, रूरल यानी गांव की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, तो उस पर टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो चाहे 5 करोड़ की हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब बात करते हैं अगला सेक्शन 194 IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय प्रोफेसर। अब देखो अब ऊपर अभी तक क्या बातें कर रहे थे, ये रेंट पे कर रहा है अदर देन प्रोफेसर, अदर देन प्रोफेसर, अदर देन प्रोफेसर, तो सब क्या सोचते हैं प्रोफेसर पे तो कभी लाइबिलिटी आएगी नहीं, रेंट की आएगी, 194 IB में आएगी। अब जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन में केस में उसका रिसिप्ट 50 लाख से कम है, तो उनको अगर रेंट पे करते हो आप, सॉरी अगर वो रेंट पे करते हैं किसी को, तो वो भी टीडीएस काटेंगे अंडर सेक्शन 194 IB में। पे कौन कर रहा है, प्रोफेसर। किसको पे करा जा रहा है, रेजिडेंट पर्सन को। प्रोफेसर पे कर रहा है, रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहा है। अगर रेंट का अमाउंट पर मंथ 50,000 से ज़्यादा है, पर मंथ रेंट का अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो प्रोफेसर को टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 IB में। कितने परसेंट से काटेगा, 5% से, अगर 1 अक्टूबर से पहले काटता है। 1 अक्टूबर से पहले रेंट का पेमेंट या फिर क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर अर्लियर होता है तो 5%, 1 अक्टूबर के बाद होता है तो 2% रेट से टीडीएस कटने वाला है, 2% रेट से टीडीएस कटने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने ऊपर अभी तक पढ़ा कि अदर देन प्रोफेसर, ये काम करता है अदर देन प्रोफेसर तो टीडीएस काटेगा, ये करता है इंटरेस्ट पे करता है अदर देन प्रोफेसर तो टीडीएस काटेगा। अभी बारी आई है प्रोफेसर की। अगर प्रोफेसर पे करता है किसी को रेंट, अगर वो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%, अगर 1 अक्टूबर 2024 से पहले टीडीएस काटता है। अगर नहीं इसको पेमेंट करता है या क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर अर्लियर, अगर 1 अक्टूबर 2024 से पहले है तो 5%, या फिर पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी 1 अक्टूबर 2024 के बाद में है तो 2% की रेट से उस पर टीडीएस कटने वाला है। ओके,
अगर मान लीजिए वो पूरे साल का अमाउंट एक साथ ही पे करता है रेंट का, तो क्या होगा, एट अ टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ रेंट विच एवर इज अर्लियर, उस समय OTDS उसको काटना रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसे सर? मान लो उसने 31 मार्च को पूरी पार्टी को एक साथ क्रेडिट किया 7 लाख रुपए रेंट का, वो उसी टाइम उसको पेमेंट कर दिया, तो जब उसको लास्ट मंथ जब पेमेंट किया या जब उसको क्रेडिट किया विच एवर अर्लियर के टाइम पे उसको TDS काटना रहेगा। ओके ओके। 194 IC कंसिडरेशन अंडर JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर उसको पेमेंट किया है। फॉर एग्जांपल आपकी एक ज़मीन है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस पर बिल्डिंग खड़ी कर सकूं, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को ज़मीन ऐसी दे दी कि भाई तो इसमें एक काम कर, एक बिल्डिंग खड़ी कर दे, उसमें से 5-6 फ्लैट मेरे को दे देना और एक लमसम अमाउंट मेरे को पे कर देना, बाकी फ्लैट तेरे। तो आपने सेकंड एग्रीमेंट कर लिया, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है आपको पेमेंट करेगा, कह ले भाई 30 लाख रुपए और फिर मैं तेरे को 4 फ्लैट भी दे दूंगा इसके अंदर, तो जो आपको पेमेंट करेगा उस पर वो 10% की रेट से आपको उसको TDS काटना रहेगा। ओके। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 194J, जिसको अपन बोलते हैं ना प्रोफेशन के केस में TDS करता है, फीस फॉर प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल सर्विस। प्रोफेशन और टेक्निकल सर्विस के केस में TDS काटना है। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर को पेमेंट करता है किसका? प्रोफेशनल फीस का, टेक्निकल सर्विसेज का, कॉल सेंटर को पेमेंट करता है, तो इसके केस में इस सेक्शन में उसका TDS कट जाएगा। तो उस किसको पे कर रहा है? रेजिडेंट पर्सन को। तो TDS कितना कटेगा? 2% या 10%? अभी वो डिस्कस करते हैं 2 किस पे कटेगा और 10 किस पे कटने वाला है। अब मेरी बात समझना, 30% ईच पेमेंट, अगर उससे ज़्यादा का पेमेंट है तो TDS कटेगा ईच पेमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल सर्विस ली, नॉन कॉम्पीट फीस मिली आपको, ये मिली आपको 25,000 रुपये, ये मिली आपको 28,000 रुपये, और टेक्निकल सर्विस के लिए आपने पेमेंट किया वो किया 32,000 रुपये। अब मेरी बात समझना, क्या तीनों को जोड़ के चेक करेंगे कि 30,000 है या नहीं है? आंसर इज नो। इंडिविजुअल पेमेंट देखेंगे, 25,000 है नो TDS, 28,000 है नो TDS, 32,000 है तो इस पर अपना TDS काट लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। सिंगल पेमेंट को देखेंगे कि 30,000 से ऊपर है या नहीं है, उसके हिसाब से उसकी TDS लायबिलिटी बनने वाली है। ओके। अब मेरी बात समझना, किस पे कितना कटेगा। अब इसमें 2 बातें हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं कॉल सेंटर को, या आप पेमेंट करते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर ओनली टेक्निकल सर्विसेज, नॉट प्रोफेशनल सर्विसेज, नॉट फॉर रॉयल्टी, नॉट फॉर सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, इनके लिए आप पेमेंट नहीं करते हैं, ओनली फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप पेमेंट करते हैं, तो आप TDS काटोगे 2%। आप TDS काटोगे 2%। अगर एनी पर्सन पेमेंट करता है अदर देन प्रोफेसर किसी रेजिडेंट पर्सन को कॉल सेंटर के लिए या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए, तो उसको 2% TDS उसका काट लेगा। या फिर सेकेंडली, इनके अलावा अगर कुछ भी पेमेंट करता है, प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट करता है, नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट करता है, तो वो 10% की रेट से उसका TDS काटेगा। CA की प्रोफेशनल सर्विस आपने ली है तो उसका 10% TDS कटेगा। कॉल सेंटर और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का 2% है, बाकी सबका 10% रहेगा। और एक ध्यान रखना, एक होता है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर का फीस, इसके केस में कोई लिमिट नहीं है। मतलब डायरेक्टर को आपने 15,000 भी दिया है तो भी आपको TDS काटना रहेगा 10%, और डायरेक्टर को आपने 8,000 भी दिया तो भी TDS काटना रहेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर को 30,000 से कम दिया सिंगल पेमेंट तो हम TDS नहीं काटेंगे। डायरेक्टर के केस में लिमिट है ही नहीं, ये मैंने साफ साफ क्लियर लिख भी दिया है। एक मिनट आपको मैं पढ़ा देता हूँ पूरा ये। 2% in case of payment to call centers, fees for technical services, not being professional services, royalty और cinematography films, इनको छोड़ के आपको 2% TDS काटना है। इनके अलावा अगर कोई भी पेमेंट आप करते हो प्रोफेशनल सर्विस के नेचर का, वो 10% आपको TDS काटना रहेगा। डायरेक्टर फीस के केस में कोई लिमिट नहीं है 30,000 का। अगर आपने 10,000 पे पेमेंट किया तो आपको TDS काटना रहेगा, और TDS कटेगा 10% की रेट से, क्योंकि वो अदर में आ जाता है, वो टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, ना कि वो कॉल सेंटर को आप पेमेंट कर रहे हो। अब ध्यान रखना, TDS नहीं काटना है आपको अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसको पर्सनल नेचर की वो सर्विस ले रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल HUF है जिसका टर्नओवर है 5 करोड़ रुपये, यानी 1 करोड़ से ऊपर है, प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर नहीं है, सॉरी वो प्रोफेसर नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी आती है यहाँ पे TDS की। वो एक लॉयर को पेमेंट करता है, उसका डाइवर्स हो रहा है, उसने लॉयर को पेमेंट किया 50,000 रुपये, तो इस हिसाब से इसमें लायबिलिटी आती है, उसकी 30,000 से ऊपर पेमेंट है उसका। और एनी अदर पर्सन भी है तो उसकी लायबिलिटी आती है।
बट वो पर्सनल नेचर की उसकी सर्विस है। लॉयर डाइवोर्स कोई बिजनेस का थोड़ी हो रहा है, उसका डाइवोर्स हो रहा है, तो वो पर्सनल नेचर की सर्विस के लिए उसको लॉयर को पे कर रहा है, तो प्रोफेशनल सर्विस के केस में उसको टीडीएस नहीं काटना है। ओके। इंडिविजुअल अचीव नॉट बीइंग ए प्रोफेसर, इंडिविजुअल अचीव नॉट बीइंग ओनली रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब इंडिविजुअल अचीव है नॉट बीइंग ए प्रोफेसर, अगर वो प्रोफेसर नहीं है, अदर देन प्रोफेसर नहीं, जो प्रोफेसर नहीं है, यानी कि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और बिजनेस रिसिप्ट के हिसाब में उसका बिजनेस रिसिप्ट प्रोफेशन के केस में उसका 50 लाख से ज़्यादा है। इंडिविजुअल अचीव जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 5-7 करोड़ 10 करोड़ जो भी हो सकता है, प्रोफेशन के केस में उसका रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है, उसको सिर्फ रिक्वायर्ड है टीडीएस किस पे काटेगा, प्रोफेशनल सर्विस के केस में काटेगा और टेक्निकल सर्विस के केस में काटेगा। उसको रॉयल्टी पे और नॉन कॉम्पिट फीस पे उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको फटाफट इसको बताता हूँ क्या होता है। कॉल सेंटर को पेमेंट करते हो या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट करते हो, आपको 2% टीडीएस काटना है। इसके अलावा कोई भी सर्विस का पेमेंट करते हो, आपको 10% से टीडीएस काटना है। डायरेक्टर को कोई भी फीस पे करते हो, आपको फुल्ली टीडीएस काटना है, उसके केस में कोई भी आपको लिमिट चेक नहीं करना है। इंडिविजुअल अचीव ने अपने पर्सनल नेचर की कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली है, तो उसके केस में उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल अचीव जो प्रोफेसर नहीं है, यानी कि उनका रिसिप्ट है 50 लाख से ज़्यादा है, उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, पर उनको सिर्फ टीडीएस उस 2 ही चीज़ों पे काटना है, एक तो प्रोफेशनल सर्विस पे और दूसरा टेक्निकल सर्विसेज पे, उसको दूसरा टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला बात करते हैं।